नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। और कल हमने कुछ मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ा था, बप्पा रावल के बारे में, गुहिल के बारे में, काफी शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, मेवाड़ के रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में। ठीक है ना। रावल रतन सिंह के बाद हम पढ़ेंगे राणा शाखा में आ जाता है हमीर। हमीर के बाद महाराणा खेता या क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह, फिर पढ़ेंगे महाराणा मुगल के बारे में। तो आज हम इतने राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें रावल रतन सिंह के फादर समर सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए। समर सिंह जी कौन थे, उनके शासनकाल में क्या चीजें हुई, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह के बारे में। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लेते हैं समर सिंह। समर सिंह जी के बारे में ले लेते हैं। समर सिंह जी कौन थे, क्या थे, ठीक है ना। उनका शासनकाल कहां से कहां तक था, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका शासनकाल अगर देखा जाए तो 1273 से 1302 तक, 1273 से 1302 तक कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये दिमाग में नोट कर लेना, ये जानकारी आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि ये इनका शासनकाल कहां से कहां तक रहा। एक चीज इसमें ध्यान रखना कि मेवाड़ में सर्वप्रथम गौ हत्या या जीव हत्या पर सबसे पहले रोक कौन लगाता है? समर सिंह लगाता है। किसके कहने पे लगाता है, ये ध्यान रखना। गौ हत्या पर ये रोक लगाता है रत्न प्रभु सूरी और पार्श्व चंद्र सूरी के कहने पर। दो जैन मुनि हैं, रत्न प्रभु सूरी और पार्श्व चंद्र सूरी, इनके कहने पर किस पे रोक लगा देता है? गो हत्या पर रोक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? समर सिंह है। ये ध्यान रखना। समर सिंह के दरबारी अगर अपन बात करें कि समर सिंह के दरबारी कौन कौन थे, तो दरबारियों की अगर बात करें कि समर सिंह के दरबारी, किसके दरबारी की बात कर रहे हैं अपन? समर सिंह। इनके दरबारी कौन कौन हुए, कि समर सिंह के दरबारी कौन कौन है, तो ध्यान रखना। समर सिंह के एक है भाव शंकर और एक है दया शंकर। दो दरबारियों की हमें जानकारी मिलती है। एक है भाव शंकर और एक है दया शंकर। ये दो दरबारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, समर सिंह जी के बारे में और जानकारी लेते हैं। समर सिंह जी की अगर अपने को बात की जाए कि समर सिंह जी के टाइम में एक शिल्पी हुआ करते थे जिनका नाम था केल सिंह। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक शिल्पी हुआ करते थे समर सिंह जी के टाइम में, वो था कौन? केल सिंह। ये शिल्पकार था। ठीक है ना, भवन निर्माण वगैरह करना ये केल सिंह जी देखते थे। ठीक है ना। अगर अपन बात करें कि समर सिंह के टाइम में हमें 5 अभिलेख मिलते हैं। समर सिंह के टाइम में क्या मिलते हैं? 5 अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन से अभिलेख है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हमें 5 अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं समर सिंह के टाइम में। तो 5 अभिलेख मिलते हैं किसके समय में? 1273 से 1302 के बीच में 5 अभिलेख मिलते हैं। 5 अभिलेख। ठीक है ना। पहला अभिलेख जो मिलता है वो आबू में मिलता है। कहां मिलता है? आबू का अभिलेख, आबू का शिलालेख जिसको कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा मिलता है दरीबा, तीसरा मिलता है चिरवा। ये तीन ध्यान रखना, ये तीन कहां है? सिरोही। ठीक है, ये तीन कहां के? सिरोही के। आगे चौथा अगर अपन बात करें, मतलब 5 अभिलेख, ये तीन तो कहां से मिलते? सिरोही से। 5 अभिलेख मिलते हैं चित्तौड़ से। 5 शिलालेख कहां से मिलते हैं? चित्तौड़ से। किसके समय में? ध्यान रखना, समर सिंह जी के समय में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। पढ़ रहे हैं समर सिंह। ठीक है, इनके समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्योंकि लिंक अपने को दिल्ली से लेके भी चलना पड़ेगा। तो दिल्ली का सुल्तान इनके समय में कौन था? तो इनके समय में ध्यान रखना, दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन।
जलालुद्दीन खिलजी। एक जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। ये कहां के सुल्तान है, दोनों दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली से अपने को संबंध लेके चलना पड़ेगा समर सिंह जी के समय में, क्योंकि जड़ यहीं बन रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जहां जड़ बनेगी आगे जो शाखा होगा, शाखे की जड़ बनेगी, वो जड़ यहीं बन रही है समर सिंह की टाइम में। तो अब समर सिंह के समय में ध्यान रखना, दिल्ली के जो दोनों थे, ये इनका संबंध किससे था, दिल्ली से, दोनों का ही। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, मैं यहां लिख देता हूं दोनों को। दिल्ली, दिल्ली में ध्यान रखना, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, इसका चाचा है। ठीक है ना, काका भतीजा है दोनों। तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ की, दिल्ली सल्तनत से समर सिंह जी के टाइम में कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं 1299 की। अपन बात कर रहे हैं 1299 यानी 1290 1999, इसकी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने एक सेनापति था, इसका नाम था उलुग खां। सेनापति का नाम क्या है, उलुग खां। इसको भेजते हैं गुजरात, सोमनाथ मंदिर की तरफ भेजता है, ये गुजरात भेजता है। ठीक है, उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, कहां पे, गुजरात अभियान के लिए। उलुग खां कहां जाता है, गुजरात अभियान के लिए जाता है। अब आप भारत के मैप को थोड़ा ढंग से देखोगे, ये भारत का मैप मान लीजिए, इसको थोड़ा ढंग से देखोगे आप, तो आप देखोगे कि ये दिल्ली है, ये चित्तौड़ है और यहां गुजरात है। ये क्षेत्र क्या है, गुजरात है। तो चित्तौड़ से यहां से होके गुजरना पड़ता था। ठीक है ना, तो चित्तौड़ से होके कौन गुजरा, उलुग खां गुजरा। जब उलुग खां यहां से गुजरा तो उलुग खां को दंड स्वरूप समर सिंह ने इसके ऊपर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। किसने लगाया, समर सिंह ने, और उलुग खां को वो टैक्स देना पड़ा। ठीक है ना, आगे जाकर ध्यान रखना, समर सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक है कुंभकर्ण बड़ा पुत्र, और दूसरा पुत्र है जिसका नाम है रतन सिंह। दो पुत्र है, किसके पुत्र है ये, रावल समर सिंह के पुत्र है, कुंभकर्ण और रतन सिंह। ठीक है ना, कुंभकर्ण तो चला जाता है कहां पर, नेपाल। नेपाल जाकर वहां गुहिल वंश की स्थापना करता है, या रावल वंश की स्थापना करता है। और रतन सिंह बनते हैं 1302 के अंदर चित्तौड़ के शासक। किसके शासक, चित्तौड़ के शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, रतन सिंह बनते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी किसके बारे में, समर सिंह के बारे में। अब जड़ यहां पे बन रही है, ध्यान रखना, ये 1299 के अंदर क्या बन रही है, जड़ बन रही है, टैक्स लेना। किससे टैक्स लिया है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां से गुजरात अभियान के समय दंड स्वरूप समर सिंह ने इससे उलुग खां से लिया है टैक्स। यहां से बनती है युद्ध की जड़, आगे जो रतन सिंह के समय शाखा होगा उसकी जड़ बनेगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अभी हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। ठीक है ना, चलिए। रावल रतन सिंह, टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया 302 में शासक बनता है और 303 में डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ कैसे होती है, वीर गति कैसे प्राप्त होती है, वो सारी की सारी चीजों का आज हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखेंगे, इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना, रावल रतन सिंह शासनकाल 1302 से 1303 के अंदर सिंहल द्वीप, श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से क्या किया है, विवाह किया है। ठीक है ना, श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से इनका क्या होता है, विवाह होता है। हीरामन तोते के द्वारा रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी जाती है। इसके बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, ये सारी चीजें विस्तृत में देखेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं, पहले ये एक बार हेडलाइन देख लेते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण, या आप कहो तो मैं पहले इसका बता देता हूं। ठीक है ना, श्रीलंका और सिंहल द्वीप और राजकुमारी पद्मिनी के
तो पहले अपन पद्मिनी के बारे में जान लेते हैं और इस हीरामन तोते के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो काफी लोगों को शिकायत रहती है कि सर आप लिखवाते नहीं, और जो चीज काम की होगी उसमें मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा, ठीक है। और ये क्लासेस जो है वो 12th पास आउट के लिए है, जो 12th पास की है जिन्होंने फिलहाल में, उनके ज्यादा काम की है, क्योंकि उन लोगों को हिस्ट्री की जो जानकारी है वो बड़ी बड़ी लाइनों से ही आएगी, छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ से नहीं आएगी। तो अपन इसमें देखते हैं पद्मिनी के बारे में। सबसे पहले पद्मिनी या पद्मावती, मूल नाम क्या है? मूल नाम ध्यान रखना, पद्मावती। कहां की है ये? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप को अभी किस नाम से जानते हैं? तो अभी इसको नाम से जानते हैं श्रीलंका। किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से जानते हैं। अगर पिता की बात करें कि इनके पिता का नाम क्या है, तो पद्मिनी के माता व पिता दोनों का मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। माता पिता, ठीक है ना। पिता का नाम करें तो अपन इनके पिता का नाम है गंधर्व सेन। ठीक है, पिता का नाम क्या है? गंधर्व सेन। अगर माता की बात करें तो माता का नाम है चंपावती। चंपावती क्या है? माता का नाम है। किसकी माता का नाम? पद्मावती की माता का नाम चंपावती, पिता का नाम गंधर्व सेन। कहां की है? सिंहल द्वीप की। इसके पास एक तोता होता है, ठीक है ना, तोता। तोते का नाम क्या है? हीरामन। क्या नाम है? हीरामन तोता है। तोते का नाम क्या है? हीरामन। वैज्ञानिक नाम अगर देखें इस तोते का, एलेक्जेक्रिया। एलेक्जेक्रिया इस तोते को कहा जाता है। एलेक्जेक्रिया। आगे तोता पैरेट है तो पैराकिट, ठीक है ना। एलेक्जेक्ट्रिया पैराटिक। तो ये किस तोते का नाम है? हीरामन तोते का नाम है। आज की डेट में अगर देखें इस तोते की नस्ल आज की डेट में कहां पाई जाती है, तो वर्तमान समय में ध्यान रखना गागरोन व झालावाड़ क्षेत्र में इस तोते की है। वर्तमान में ये तोता कहां पाया जाता है? गागरोन व झालावाड़। विशेषता क्या है इस तोते की? जैसा इंसान बोलता है ये हूबहू इंसान की कॉपी करता है, नकल करता है, ठीक है ना। कौन सा तोता? हीरामन तोता। इस तोते को ध्यान रखना आकाश लोचन तोते के नाम से भी जाना जाता है। जो ये तोता है हीरामन तोता, इस तोते की जो ब्रीड है इसको आकाश लोचन, आकाश लोचन नाम से भी जाना जाता है। तो वापस देख लेते हैं एक बार। पद्मिनी का विवाह होता है किसके साथ में? रावल रतन सिंह के साथ में। मूल नाम इनका क्या है? पद्मावती है। कहां की है? सिंहल द्वीप की है। सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम है श्रीलंका। इनकी माता का नाम है चंपावती, पिता का नाम है गंधर्व सेन। इनके पास एक तोता होता है जो कि शिक्षित होता है, एकदम ट्रेंड तोता होता है, जिसका नाम होता है हीरामन। वर्तमान समय में इस तोते की जो ब्रीड है, प्रजाति है, वो कहां है? गागरोन और झालावाड़ के अंदर। इस तोते का वैज्ञानिक नाम है एलेक्जेक्रिया पैराडिक, और इस तोते को आकाश लोचन नामक तोते के नाम से भी जाना जाता है। यह होती है पद्मावती के बारे में जानकारी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है। वापस आते हैं अपने उसी स्लाइड पे, रतन सिंह की स्लाइड पे आते हैं। देखो यही सेम चीज है। शासनकाल 1302 से 1303। सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से इनका होता है विवाह। हीरामन तोता जो होता है वो उड़कर आता है कहां पर? चित्तौड़ के अंदर। और रतन सिंह को किसकी सुंदरता के बारे में बताता है? पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। तो रतन सिंह वहां पर जोगी का वेश धारण करके जाते हैं, पद्मिनी से मिलते हैं, पद्मिनी के पिता से गंधर्व सेन से उनका हाथ मांगते हैं और उनको लेकर आते हैं चित्तौड़गढ़ और अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये बात हो गई अपने किसकी? रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी करता है चित्तौड़ पर आक्रमण। ध्यान रखना 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ता है किसे? रावल रतन सिंह को। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है,
ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक लेखक है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है 1540 के अंदर, उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत, ठीक है ना। इस पद्मावत ग्रंथ के अंदर इस युद्ध का कारण क्या बताते हैं, वो पद्मनी को प्राप्त करना बताया है। कौन पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। इस युद्ध में इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ, ध्यान रखना, अमीर खुसरो भी इस युद्ध 1303 के अंदर जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, उसमें एक इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो। उसकी एक किताब है, ध्यान रखना, खजाइन उल फतुह में भी इस आक्रमण का वो वर्णन करता है, ठीक है ना। तांत्रिक एक व्यक्ति था, एक वहां पुरोहित था, तांत्रिक कह दो, पुरोहित कह दो, राघव चेतन नाम का, अलाउद्दीन को पद्मनी के सौंदर्य की जानकारी देता है। राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था जिसको देश निकाला दे दिया गया था, तो वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी की सुंदरता की जानकारी देता है कि इतनी सुंदर रानी है कि अगर पानी भी पीती है तो पानी भी उसके गले से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। कौन जाके बोलता है? राघव चेतन बोलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी लालसा बनती है कि मैं क्यों ना मैं इतनी अनमोल रानी को प्राप्त करूं। इस कारण वो अकॉर्डिंग टू पद्मावत वो किस पे आक्रमण करता है? रतन सिंह पे, यानी कि वो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। ये होती रतन सिंह के बारे में चल रहा है। डेट है, देखो दिनांक कब की है, 28 जनवरी 1303। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ के लिए रवाना होता है अपने सैन्य बल के साथ में। कौन रवाना होता है? अलाउद्दीन खिलजी। कहां से? दिल्ली से, चित्तौड़ की तरफ। और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। इस समय चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है। ध्यान रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है। केसरिया का नेतृत्व तो खुद रावल रतन सिंह करते हैं और जौहर का नेतृत्व तो रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ करती है। अब आपको मैं शाखे का अर्थ पहले भी बता चुका हूं, आज भी मैं बता देता हूं। शाखा, शाखा क्या होता है कि किले के भीतर महिलाएं करेंगी जौहर, स्त्रियां करेंगी जौहर और पुरुष करेंगे किले के बाहर केसरिया, ठीक है ना। ये स्थिति कब बनती है कि किले की घेराबंदी हो गई है, काफी समय तक किले में घेरा रहा है, घेरा रहने के कारण किले का रसद पानी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस समय राजपूत शासक क्या करते थे? केसरिया बाना पहनकर, केसरिया पाग पहनकर, माथे पर केसरिया तिलक लगाकर शत्रु सेना से लड़ने के लिए सीधा बाहर उतर जाते थे और उनका एक ही लक्ष्य होता था। जीत तो उनको दिख नहीं रही है कि जीतेंगे तो नहीं, बाहर बहुत ज्यादा सेना है, तो उनका लक्ष्य ये होता था जितना हो सके शत्रु सेना को नुकसान पहुंचाना। और महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अंदर खुद को अग्नि को जो समर्पित कर देती थी उसको कहा जाता था जौहर कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये किसके समय में होता है? देखो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है और इधर कौन है? रतन सिंह है। जीतता अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है, ठीक है ना। अलाउद्दीन जीत गया, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र खिजर खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया और किले का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। इस संघर्ष में ध्यान रखना, दो मेवाड़ी सरदार गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। गौरा और बादल क्रमशः पद्मिनी के काका व भाई थे, ठीक है ना। इनको मेवाड़ के परगने दिए हुए थे, काका और भाई थे। अलाउद्दीन की मृत्यु, ध्यान रखना, 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1316 से 1326 तक जालोर के मालदेव सोनगरा का प्रशासन रहा। किसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर। ये वही मालदेव, मुछाड़ा मालदेव वही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 से अधिक आम नागरिकों का कत्लेआम किया गया, जिसका उल्लेख कौन करता है? उसी समय का इतिहासकार अमीर खुसरो करता है। तो इतनी निर्दयता पूर्वक उन्होंने 30,000 लोगों का क्या किया था? कत्लेआम किया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, युद्ध में विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? मकबरा बनवाता है वो। कौन बनवाता है? अलाउद्दीन खिलजी। जिसमें 1310 ईस्वी में फारसी भाषा में एक शिलालेख लगवाया, जिसमें खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर या ईश्वर की छाया
और संसार का रक्षक कहा गया है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी को 1310 के अंदर उसमें फारसी भाषा में एक शिलालेख लगा है 1310 का। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उस समय का सूर्य है, सूर्य नहीं उगता हुआ सूर्य है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है और संसार का रक्षक बताया गया है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ध्यान रखना, रतन सिंह के साथ में मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा जो है वो समाप्त हो जाती है, कोई नहीं बचता है गोहिल वंश का मेवाड़ के अंदर। तो रतन सिंह को गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। पद्मावती के बारे में यहां भी मैंने दिया है, एक बार अपन देख लेते हैं। पद्मावती है, इनका मूल नाम पद्मावती, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री। पद्मिनी के पास में एक सुशिक्षित तोता जिसका नाम हीरामन तोता है। सूर्यमल मिश्रण और डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा सहित कुछ आधुनिक इतिहासकार। आधुनिक इतिहासकार कौन कौन से, दो और आधुनिक इतिहासकार, एक ध्यान रखना, एक है डॉक्टर कानूनगो और एक है घुरियन। कानूनगो और घुरियन कौन कौन से आधुनिक इतिहासकार है, कानूनगो और घुरियन। ये दोनों इतिहासकार जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत उसको काल्पनिक मानते हैं, उसको ऐतिहासिक नहीं मानते। ठीक है ना, तो ऐतिहासिक नहीं मानते इसका मतलब क्या है कि वो पद्मिनी को भी, पद्मिनी की जो घटना है उसको भी वो नहीं मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये हमीर पढ़ने से पहले एक बार अपन देख लेते हैं इसके बारे में कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण करने के क्या कारण थे, रीजन क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। तो अपन यहां पे देख लेते हैं, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह आरएस, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का कारण क्या था, कारण क्या है यहां पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण। ठीक है ना, कारणों के बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो कारण क्या है, देखो कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन का नंबर 1 कारण, ठीक है ना, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना। वह महत्वाकांक्षी होना भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो पहला कारण है कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने किस पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दूसरा ध्यान रखना, चित्तौड़ का सामरिक दृष्टि से महत्व, चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है। अगर गुजरात जाना है चित्तौड़ होके जाना पड़ेगा, तो नीचे कहीं पे भी आपको जाना है तो चित्तौड़ होके ही जाना पड़ेगा। तो चित्तौड़ का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है ना, तीसरा कारण क्या है, ध्यान रखना, तीसरा कारण मैंने आपको जड़ बताई है, समर सिंह द्वारा उलुग खां से टैक्स लेना, से कर लेना। मैंने आपको बताया था अभी समर सिंह के समय में कि उलुग खां जाता है गुजरात अभियान के लिए, तो समर सिंह जो है उससे दंड स्वरूप टैक्स भरवाता है, पैसे लेता है उससे कि भाई तू मेरी सीमा से निकला कैसे। ठीक है ना, चौथा कारण क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार पद्मिनी की सुंदरता। किसके अनुसार, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। ठीक है ना, तो ये 4 कारण रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। ठीक है, अब ध्यान रखना कि खिजर खां जो है वो बाद में कहां चला जाता है, 1316 के अंदर। ये नॉर्मली बातें हैं
1316 में जो खिजर खां को उसका नियुक्त किया था, खिजर खां, ये चला जाता है दिल्ली। ठीक है, और किला किसको सौंप कर जाता है? कानड़ देव, पढ़ा है आपने? कानड़ देव के छोटे भाई, एक छोटा भाई था जिसका नाम था मालदेव, मालदेव सोनगरा, या इसी को अपन मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, मूछें बड़ी बड़ी थी। मूछाड़ा मालदेव इसी को कहा जाता है। इसको किला सौंप कर कहां जाता है, कहां चला जाता है, ध्यान रखना, वो चला जाता है दिल्ली। कौन चला जाता है? खिजर खां। बाद में इसका उत्तराधिकारी होता है मूछाड़ा मालदेव का जेसा चौहान। मूछाड़ा मालदेव का उत्तराधिकारी कौन होता है? जेसा चौहान। इस जेसा चौहान के ऊपर कौन आक्रमण करता है? ध्यान रखना, हमीर, राणा हमीर। ठीक है ना, हमीर आक्रमण करता है, वो चित्तौड़ को अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, तो अब आप आगे हम पढ़ेंगे हमीर के बारे में। रावल शाखा समाप्त हो चुकी है। ध्यान रखना, ये हमीर सिसोदिया का था और सिसोदा शाखा का संबंध रखता था, तो इसलिए हमीर जो है वो अपने नाम के आगे, ये सारे हमीर के बाद में अब लगेगा राणा। इतना टाइम क्या लग रहा था? रावल, अब लगेगा राणा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। राणा हमीर, हमीर का देखो क्या है, शासनकाल 26 से 64। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था, पिता का नाम हरि सिंह। राणा अथवा सिसोदिया शाखा का प्रथम शासक माना जाता है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इसको सिसोदिया कहा गया तथा गोहिल वंश में सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, राणा हमीर, हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद मेवाड़ में सभी शासक राणा या महाराणा कहलाए। हमीर के दादा कौन थे? हमीर के दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हमीर की उपाधियों के बारे में अगर देखें तो मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, कीर्ति प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। एक इसके टाइम में सिंगोली का युद्ध होता है बांसवाड़ा के साथ में। दिल्ली के बांसवाड़ा जगह में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। तो ये है हमीर की महत्वपूर्ण बातें। और भी अगर कुछ होगी तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो वापस देख लेते हैं। हमीर का शासनकाल 1326 को हमीर आक्रमण कर लेता है, किसको? जेसा चौहान को हराकर चित्तौड़ का शासक बन जाता है। हमीर खुद कौन था? ध्यान रखना, सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था और इसके पिता का नाम था हरि सिंह। राणा अथवा सिसोदिया शाखा का प्रथम शासक माना जाता है इसको। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, जैसा चौहान को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ के अंदर पुनः रावल गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है ना, सिसोदा का होने के कारण इसको सिसोदिया कहा गया और गोहिल वंश व सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। हमीर शाखा राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद में जितने भी शासक हुए उन्होंने राणा या महाराणा लगाया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह थे, उनके दो पुत्र थे। दो पुत्रों के साथ वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए हमीर के दादा व उनके दो चाचा वो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसकी उपाधियां है मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन। इसको विषम घाटी पंचानन ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। इसके समय में सिंगोली का एक युद्ध होता है बांसवाड़ा के अंदर, जहां दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यहां आता है युद्ध करने के लिए और राणा हमीर उसको पराजित करता है। तो ध्यान रखना, हमीर के समय में दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। फिर राणा आता है राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह, शासनकाल 64 से 82। मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को पराजित करके भगाता है ये यहाँ से। ठीक है ना, ये महन ध्यान रखना, मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को पराजित करता है। इसके समय में मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। खेता ने अजमेर, जहाजपुर, मांडल तथा छप्पन के क्षेत्रों में अपने राज्य
को मिला लिया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। ज्यादा अपने को डीप नहीं जाना है। डीप कब जाना है? जब आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो। आगे की देखते हैं अपन। फिर आता है महाराणा लाखा। इसका देखो 82 से 1421। हमीर का पुत्र व खेता का पुत्र। हमीर का तो ये पुत्र है, यानी पोता है, और खेता का पुत्र है। बूंदी के राव बरसिंह हाड़ा को मेवाड़ का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए विवश करता है, युद्ध की चुनौती और घेर कर। इसी के समय में ध्यान रखना, जावर में जस्ते व चांदी की खानों का पता लगता है। सबसे पहले किसके टाइम पीरियड के अंदर जावर के अंदर चांदी और जस्ते की खान का पता लगा था? राणा लाखा के समय में। राणा लाखा के समय पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे द्वारा पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया गया था। मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई, ठीक है ना, मारवाड़ के चूड़ा राठौड़ थे, उनकी पुत्री थी हंसाबाई। रणमल की बहन का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। ये ध्यान रखना, ये चूड़ा है, ये चुंडा है, दोनों को एक मत कर देना। अभी मैं आपको यहां पे थोड़ा अलग करके बता देता हूं। इधर की तरफ में अपन लेते हैं लाखा, ठीक है, और इधर की तरफ में लेते हैं चूड़ा। हाँ ठीक है, इधर की तरफ में लेते हैं चूड़ा। लाखा की पुत्री थी जिसका नाम था क्या? सॉरी, लाखा का पुत्र है। लाखा का क्या है? पुत्र है जिसका नाम है चुंडा। इसका पुत्र है जिसका नाम है चुंडा। और चूड़ा की पुत्री है, इसका नाम है क्या? हंसाबाई। ये रणमल की बहन है। आगे रणमल आपने बहुत आएगा पढ़ने में, रणमल राठौड़, ठीक है ना, ये रणमल की बहन थी, ठीक है ना। तो इसका विवाह किससे होना था? चूड़ा से होना था। पर क्या होता है कि परिस्थितियों के कारण विवाह किससे हो जाता है? ध्यान रखना, इसका विवाह हो जाता है किससे? राणा लाखा से। पर राणा लाखा वचनबद्ध हो जाते हैं, वो रणमल को वचन देते हैं कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। अपने पिता के मान रखने के लिए चूड़ा जो है वो मेवाड़ का सिंहासन छोड़ देता है, मेवाड़ का सिंहासन त्याग देता है। ध्यान रखना, चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। हंसाबाई का विवाह की यह शर्त थी कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा, अतः लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ेगा। कुंवर चूड़ा अपनी इसी त्याग के कारण मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। दरबारी विद्वान झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट, किसके? लाखा के। राणा लाखा के समय बूंदी के नकली किले की कथा जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा करते हुए कुंभा हाड़ा ने बलिदान किया था। कुंभा हाड़ा एक छोटा लड़का था, ध्यान रखना, कुंभा हाड़ा एक छोटा बच्चा था। तो लाखा ने बोला कि लाखा ने कहा कि मैं बूंदी के ऊपर आक्रमण करूंगा। बात क्या होती है कि लाखा की एक पत्नी होती है जो बूंदी की होती है, हाड़ा होती है। वो क्या कहती है कि आपके राजमहल तो ऐसे ऐसे हैं छोटे छोटे, हमारे वहां के राजमहल जो है वो बड़े विशाल और भव्य है। तो लाखा को इस बात से बुरा बुरा लगता है, लाखा को ये बात बुरी लगती है। तो लाखा क्या कहता है, मैं बूंदी पे आक्रमण करूंगा और बूंदी को जीतूंगा। तो सारे सरदार वगैरह कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, आपका ससुराल है, ससुराल पे आक्रमण करोगे अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है अब मैंने तो अब प्रतिज्ञा ले ली, तो अब मैं क्या करूं? तो ये क्या करते हैं कि एक नकली बूंदी का गढ़ बनाते हैं मिट्टी का, ठीक है, एक कमरा बना देते हैं, सेना तैयार करते हैं, पूरी सेना रेडी करते हैं। सेना तैयार करके जैसे ही गढ़ के यहाँ थोड़ा दूरी पर खड़े होते हैं, खड़े होकर क्या क्या कहते हैं, अब इस किले को तोप से उड़ा दिया जाए, अब इस छोटे से किले को तोप से उड़ा दिया जाए। तभी एक छोटा सा बच्चा, 15-16 साल का बच्चा यहाँ आता है और सेना के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम असली तो क्या नकली बूंदी को भी नहीं जीत सकते। वो बच्चा कौन था? ध्यान रखना, कुंभा हाड़ा था। वो बच्चा कौन था? कुंभा हाड़ा वो बच्चा था। इसी के ऊपर कहा गया, किसी कवि ने कहा है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, ठीक है ना। तो इस बार इस पर ये लाइनें लिखी हुई है किसी कवि के द्वारा। अभी जितनी मेरे को याद है उतनी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि राणा लाखा के साथ नकली बूंदी की कथा जुड़ी हुई है और इसकी रक्षा के लिए कुंभा हाड़ा ने क्या किया था? बलिदान दिया था, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में।
फिर आते हैं राणा मोकल। ये ध्यान रखना, ये लाखा और हंसाबाई का पुत्र है, ठीक है ना। मोकल अल्पायु में शासक बने तो राव चूड़ा ने इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। हंसाबाई द्वारा चूड़ा पर संदेह हुआ, इस कारण चूड़ा जो है मांडू चले गए। मोकल जो था वो कम उम्र में क्या बना है, शासक बना, तो राव चूड़ा इसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, पर हंसाबाई को थोड़ा संदेह हुआ तो ये चूड़ा कहां चले गए, मांडू चले गए। त्रिभुवन नारायण मंदिर, सिद्धमेश्वर मंदिर परमार शासक भोज द्वारा निर्मित थे। मोकल द्वारा इनका क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया, इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। एकलिंग जी के परकोटे का निर्माण करवाया। रामपुर का युद्ध भीलवाड़ा 1428, नागौर अहमद शाह के फिरोज खां को पराजित किया। किसने किया है, मोकल ने किया है। जिलवाड़ा का युद्ध 1433 के अंदर गुजरात के शासक को पराजित किया। 1433 में मेवाड़ी सरदार चाचा व मेरा, ये नाम याद रखना आगे, चाचा व मेरा ने महापवार की सहायता के साथ, यानी महापवार से मिलकर जिलवाड़ा नहीं मोकल की क्या करवा दी है, हत्या करवा दी। और मोकल का पुत्र होता है कुंभा। कौन होता है, राणा कुंभा। राणा कुंभा के ऊपर अगर अपन चाहें तो एक पूरी की पूरी बुक लिख सकते हैं, पूरी की पूरी किताब बन सकती है उनके ऊपर, इसलिए उनको अपन कल की स्लाइड में पढ़ेंगे राणा कुंभा को। तो आज हमने किन किन के बारे में पढ़ा उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं वापिस, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने गोहिल वंश पढ़ा है। हमने रावल समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभा और रतन सिंह। रतन सिंह बने मेवाड़ के शासक और कुंभकर्ण चला गया कहां पे, नेपाल चला गया और वहां पे रावल शाखा की स्थापना की। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। बाद में आया राणा हमीर, जो सिसोदा का था, इसने आकर वापिस गोहिल वंश की स्थापना की चित्तौड़ के अंदर। फिर आते हैं महाराणा खेता या क्षेत्र सिंह, फिर महाराणा लाखा के बारे में पढ़ा, लक्ष्य सिंह के, जिनके समय में जेवर में चांदी की खान मिलती है, और फिर पढ़ा महाराणा मोकल के बारे में। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो ध्यान रखना, आपके पास ये 3 चीजें दी हुई है, रोज बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। इंस्टाग्राम है owenthoughts_study_point_choice02, तो इस पे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। और एक बच्चे ने आज मुझे कमेंट किया है, रवि ने, तो उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप देखते रहें वीडियोस, इसी तरह आप सारे के सारे वीडियो देखते रहें। और आप जितने ये हिस्ट्री के वीडियो देखेंगे, आगे जाकर आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर, अभी आप 12th क्लास में हो, आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये सारे वीडियो आपके जरूर जरूर काम आएंगे। ठीक है, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।